होता है ये ट्विंस प्रेगनेंसी? जी, जैसा आपने पूछा है, ट्विन प्रेगनेंसी मतलब जुड़वा बच्चे। और जुड़वा बच्चे और इस प्रेगनेंसी को हम इस तरह से समझते हैं कि एक बार में अगर स्त्री के यूट्रस में बच्चेदानी में 2 फीटस का डेवलपमेंट होता है तो उसको जुड़वा प्रेगनेंसी बोलते हैं या ट्विन प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ये बताओ कि एक पेशेंट को ट्विंस प्रेगनेंसी है वो कैसे पता चलता है, कब पता चलता है और कितना जल्दी पता चल सकता है? जी, ट्विन प्रेगनेंसी जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई 2 भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है महिला की कोख में, तो उस तरह के केसेस में जब 2 प्रेगनेंसीज डेवलप हो रही है तो प्रेगनेंसी का जो हार्मोन होता है बीटा एससीजी हार्मोन, उसका लेवल भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। और बीटा एससीजी लेवल के बढ़ने से जो रूटीन सिंगल प्रेगनेंसीज में जो सिम्टम्स होते हैं वो ट्विन प्रेगनेंसीज में थोड़े ज़्यादा होने लग जाते हैं। ज़्यादा थकान होने लगती है, नौजिया ज़्यादा होता है, कई बार वॉमिटिंग जल्दी चालू हो जाती है और बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है। ब्रेस्ट में जो टेंडरनेस है वगैरह जो सिम्टम्स आते हैं वो थोड़े जल्दी होने लगते हैं, ज़्यादा हैवीनेस होने लगती है। इस तरह के जो चिन्ह होते हैं, वो लक्षण होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा होने लगते हैं। अच्छा, ये बताओ, हम लोग मेडिकल में ऑब्स्टेट्रिक्स में ट्विंस को मल्टीपल प्रेगनेंसी बोलते हैं और ट्विन से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको HOMP बोलते हैं, हाई ऑर्डर मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रपलेट्स। उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। जो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तो एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर हमको टेंशन क्यों होता है? अदर वर्ड्स, ट्विंस में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं माँ को और बच्चे को, जिसकी वजह से हमारे लिए एक वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है? जी, ट्विन प्रेगनेंसी जैसे डायग्नोस हो गया है तो मदर और फीटल दोनों के कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमको ध्यान रखने पड़ते हैं। अगेन, अगर IVF प्रेगनेंसीज है कि नेचुरल प्रेगनेंसीज है, ये हमको देखना पड़ता है। मदर में जैसे रूटीन में ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, मदर में वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है और कई बार हाइपर एमेसिस, पहली तिमाही में उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगती है, कुछ खाया पिया नहीं जाता है। अगेन, पहले ट्राइमेस्टर में उनको ब्लीडिंग होने का भी कई बार खतरा होता है। कई बार दोनों बच्चों का ग्रोथ भी बराबर नहीं होता है और एक बच्चे की धड़कन आ गई, कार्डियक एक्टिविटी आ गई, दूसरे बच्चे का ग्रोथ नहीं हुआ। और ऐसा भी देखने में आया है कि दोनों ही बच्चे के कार्डियक एक्टिविटी आ गई है लेकिन बाद में एक ट्विन की धड़कन बंद हो गई है और फिर वो गायब भी हो गया है, जिसको हम वैनिशिंग ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने आपको पहली तिमाही में बताया। दूसरी तिमाही में अगेन मदर को जो हम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, मदर को जो भी हम विटामिन्स वगैरह दे रहे हैं, कैल्शियम और आयरन है, तो रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 2 बच्चे हैं जो मदर से अपनी रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट है। तो जैसे आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, फॉलिक एसिड हुआ, तो ये ज़्यादा है। अगेन, दूसरे ट्राइमेस्टर में जो मेजर कॉम्प्लिकेशन मदर को हो सकता है वो है प्री टर्म डिलीवरी का पेन। अधूरे महीने या तो बच्चा नीचे आ रहा है, बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है, या अधूरे महीने डिलीवरी का दर्द चालू हो गया। ये सबसे ज़्यादा खतरा होता है जिसके कारण ऑब्स्टेट्रिशियन को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। और तीसरी तिमाही में हम मदर को जो हम बात कर रहे हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की, तो उसमें दोनों बच्चे का अगर डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ बराबर नहीं हो रहा है, एक बच्चे का ज़्यादा ग्रोथ है, एक बच्चे का कम ग्रोथ है, इसमें कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है लाइक ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है कि नहीं, बच्चे दोनों नॉर्मल है कि नहीं, कोई एनोमली से है कि नहीं। और कई बार डिलीवरी की तारीख के पहले मतलब 9th मंथ लगने के पहले भी अधूरे महीने उनको पानी गिरना और लेबर पेन चालू होने का खतरा हो सकता है। अगर हम बच्चे की बात करें, जैसे आपका सवाल था कि मदर के कॉम्प्लिकेशंस तो हमने अभी डिस्कस करे हैं, बच्चे के भी यही सेम चीज़ है कि पहली तिमाही में कि दोनों बच्चे का, दोनों फीटस का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, दोनों में कार्डियक एक्टिविटी आ रही है कि नहीं, वो नंबर। अब फीटल कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक डायग्नोसिस का कन्फर्मेशन होता है जो सोनोग्राफी से होता है। अगेन, वाइबिलिटी स्कैन में बच्चे के दोनों फीटसेस की कार्डियक एक्टिविटी, दिल की धड़कन वो आ रही है कि नहीं, वो चेक करना है। दोनों का बराबरी से ग्रोथ हो रहा है कि आगे पीछे ग्रोथ हो रहा है। कई बार 12 वीक्स के आसपास एक ट्विन की धड़कन बंद हो जाती है, वो वैनिश हो जाते हैं, जिसको हम वैनिशिंग ट्विन के नाम से जानते हैं। तो ये मेजर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कई बार ब्लीडिंग होने लग जाती है प्रेगनेंसीज में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पहली तिमाही में ट्विन प्रेगनेंसीज में बच्चे के कॉम्प्लिकेशंस देखने में आते हैं। और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बेसिकली बच्चे का, दोनों फीटसेस का आपस में डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ, डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ और कई मेडिकल टर्मिनोलॉजीज लाइक ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम या कोई एनोमलीज कई बार देखने में आ सकती है। इसके अलावा मदर में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं ट्विंस में। जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ बढ़ जाती है। और कभी कभी पॉलीहाइड्रमनेस होता है, मतलब बच्चे के आजू बाजू में पानी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इसका सब चीज़ों का लब्बो-लबाब है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होने का चांस ज़्यादा रहता है, हाइपर एमेसिस, वॉमिटिंग ज़्यादा होने का चांस रहता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रीटर्म लेबर होने का चांस ज़्यादा रहता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ बढ़ जाता है। तो ओवरऑल एक कॉम्प्लिकेशन का रेशियो बहुत बढ़ जाता है।
अच्छा ये बताओ कि पहले ट्विंस कम होते थे और अभी आजकल पिछले 10 15 20 सालों में ट्विंस का रेशियो बढ़ गया है। पहला नॉर्मल रेशियो कितना होता था और अभी क्यों बढ़ गया है ऐसा? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि आजकल ट्विन प्रेगनेंसीज बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। पहले हम जब पढ़ते थे तब हम ये पढ़ते थे कि हेलिन्स रूल करके पढ़ते थे, जिसमें ऐसा पढ़ते थे कि 80 प्रेगनेंसीज में 1:8, लाइक 80 प्रेगनेंसीज में एक प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी रहने की शक्यता होती थी। लेकिन आजकल विद द इवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारे ART प्रोसीजर्स है, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी है, वो ज़्यादा हो रहे हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ज़्यादा नंबर का हो रहा है, डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है। इस कारण से ट्विन प्रेगनेंसी और ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स, रूटीन जो इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है जिसमें बेसिकली ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, उसके कारण एक से ज़्यादा अंडा बनता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी या हाई ऑर्डर प्रेगनेंसी रहने का चांस बढ़ रहा है। और ART जो IVF की हम बात कर रहे हैं, उससे 30 to 50% ओवरऑल ट्विन प्रेगनेंसीज के इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं। अच्छा तो मेरे को ये बताओ कि एक फीमेल को जल्दी में जल्दी कब पता चल सकता है कि प्रेगनेंसी उसकी ट्विंस है, और ट्विंस का सबसे बेस्ट कंफर्मेशन क्या है? क्लिनिकल एग्जामिनेशन है या फिर हम कोई ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं? जी, अब जैसा है कि हम कैसे डायग्नोस करें कि है ना ट्विन प्रेगनेंसी है, तो उसका डायग्नोसिस का सबसे बेस्ट तरीका सोनोग्राफी है। अब नॉर्मली एक महिला को जब डेट मिस होती है और जिनके पीरियड्स रेगुलर आते हैं, वो लगभग 1 month 4 days या 1 month 1 week के आसपास हमारे पास अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट के साथ पॉजिटिव आते हैं। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी वॉमिटिंग वगैरह चालू हो जाती है तो वो हमारे पास आते हैं और हम सोनोग्राफी करके स्कैन करके देखते हैं, और कई बार हमको एक डॉट तो कन्फर्म दिखता ही है। और हमारे कुछ सोनोग्राफिक लैंडमार्क्स होते हैं जिसको हम डबल डेसिडुअल साइन बोलते हैं, जिससे हम जेस्टेशनल सैक, जिसको हम सोनोग्राफी में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और कई बार हमको एक सेकंड डाउटफुल सैक भी दिखता है जो शायद ब्लैक कलर का होता है और विच कैन बी अ ब्लीडिंग और विच कैन बी अ सेकंड डेवलपिंग ट्विन। तो उसका हमको एक डाउट रहता है, और खास तौर से हमको उसकी हिस्ट्री पता होती है कि पेशेंट ने ओवेरियन स्टिमुलेशन ड्रग्स लिया है, क्या उसका IVF हुआ है। तो ये सब हिस्ट्री और ये सब साथ में लेके हम सोनोग्राफी से डायग्नोस कर पाते हैं। और अगर जो IVF प्रेगनेंसीज है उनका हम बीटा HCG टाइटर्स भी करवाते हैं डायग्नोसिस के लिए, तो उससे भी हम कोरिलेट करते हैं। एंड देन अगेन 1 week के फॉलोअप के बाद जब दोनों सैक में अगर डेवलपमेंट होता है तो हम ट्विन प्रेगनेंसीज को कन्फर्म करते हैं सोनोग्राफिकली। अगर पेशेंट का IVF हुआ है तो हम लोग 5.5 वीक्स पे कंफर्म कर सकते हैं कि ट्विंस प्रेगनेंसी है, क्योंकि हमको पता होता है कि डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है। नेचुरल कंसेप्शन में हमको अबाउट 6 वीक्स के आसपास पता चलता है कि प्रेगनेंसी ट्विंस है कि नहीं। अच्छा आपने वेनिशिंग ट्विंस का बात किया, उससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 months में ट्विंस में ज़्यादा ब्लीडिंग होता है क्या, क्यों होता है? नॉर्मली कोई भी सिंगल प्रेगनेंसी में भी हमको पहली तिमाही में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग के एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, और कई बार हम इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं। और उस समय कई बार जब प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो रही है तो कुछ स्पॉटिंग, यूजुअली पेशेंट्स आके कंप्लेन करते हैं अराउंड 6 weeks के आसपास कि उनको कुछ थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग हो रहा है। अभी ट्विन प्रेगनेंसीज में जैसे हम बात करें कि उनकी एज ग्रुप एल्डरली है, जो मदर हैं वो एल्डरली एज ग्रुप है, उनके ART जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं आजकल लाइक 35+ अगर फीमेल्स हैं, IVF प्रेगनेंसीज, टेस्ट ट्यूब बेबीज, तो इनमें जो डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उनकी एज के कारण ओवरऑल उनके बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज है, क्योंकि वो नेचुरली पहले से कंसीव नहीं कर पा रहे और उनको हार्मोनल सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इस तरह की प्रेगनेंसीज में जो अर्ली ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा फैक्टर देखने में आया है। और आप क्या ऐड करेंगे? आपने बोला और ज़्यादा हार्मोन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमने एक IVF कंसीव्ड प्रेगनेंसी है, ट्विंस प्रेगनेंसी है हमारे पास, तो आपके हिसाब से हमको उसमें नेचुरल माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन या फिर ओरल प्रोजेस्टेरोन या डाइड्रोजेस्टेरोन या इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन हमको ज़्यादा लगेंगे, सही बोल रहे हैं? चलिए अभी हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात करेंगे। आपने बोला हाइपरेमेसिस, वॉमिटिंग ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम लोग जो सिंगल प्रेगनेंसी का सिंगल प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट करते हैं, क्या वही मेडिसिन काम लगेगी या उसके अलावा कुछ और हम लोगों को ट्विंस प्रेगनेंसी में करना पड़ता है? जी, अब जैसे कि ट्विन कंसेप्शन हुआ है तो यहाँ पे 2 फीटस है, तो एक फॉलिक एसिड का जो रिक्वायरमेंट होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि 2 फीटस है यहाँ पे। पर रूटीन में उनका पहले से भी फॉलिक एसिड चालू होता है। आजकल तो विटामिन B12 और विटामिन D के सप्लीमेंट्स भी ऐड ऑन करे जाते ही हैं रूटीन में, तो ऑलरेडी सब कुछ चालू होता है। तो ये सब रूटीन में करेंगे। किसी का थायराइड स्क्रीन नहीं हुआ है तो हम वो करेंगे, बेसिक ब्लड टेस्ट करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो रूटीन सिंगल प्रेगनेंसी में कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उनको जो उनके चेकअप्स है उसको हम थोड़ा फ्रीक्वेंटली बुलाएंगे। और उनके केस में जैसे हमने प्रोजेस्टेरोन की बात करी, तीनों ही फॉर्म में, मे बी
बी ओरल, विजाइनल और इंजेक्टेबल, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा रहेगी। अच्छा, ये मेरे को बताओ, ट्विंस में अगर आईवीएफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी है और ट्विंस है तो क्या पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत पड़ेगी उस केस में? ट्विन प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट बेड रेस्ट। जैसे पेशेंट को लगता है कि अब मेरे को 2 बच्चे, अब तो मेरे को पूरे 9 महीने आराम ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्विन प्रेगनेंसीज भी नॉर्मल प्रेगनेंसीज ही होती हैं, लेकिन हमको पेशेंट के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है वो हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं। अगर मदर का एज एल्डर है, टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ है, तो उस तरह के केसेस में उनको हार्मोनल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम उनको हल्का फुल्का काम करने का बोलते हैं। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो कम्यूटिंग में उनको जो तकलीफ हो सकती है वो हम उनको समझाते हैं, वर्क फ्रॉम होम प्रीफर करते हैं, लेकिन एक्टिव रहना है और हल्का काम करना है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। कंप्लीट बेड रेस्ट तभी बोला जाता है जब उनको कोई ब्लीडिंग के एपिसोड्स हो रहे हैं या और कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, कि आपने बताया अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट को ट्विंस है और ब्लीडिंग एपिसोड है, हमको उनको प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस, एचसीजी के इंजेक्शंस, एचपीसी हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के एसीटेट के इंजेक्शंस या फिर प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल्स या डाइड्रोजेस्टेरोन देने की ज़रूरत है, ज़्यादा हार्मोनल सपोर्ट है, तो हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेड रेस्ट का बोलते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हमको डाइट में या लाइफस्टाइल में या जॉब में फर्स्ट 3 मंथ्स में करना पड़ता है ट्विंस में, जो हम लोग सिंगल प्रेगनेंसी में नहीं करते, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 बच्चे हैं तो महिला को थकान थोड़ी ज़्यादा हो रही होती है, भूख भी ज़्यादा लग रही होती है और नौजिया भी ज़्यादा हो रहा होता है, और कई बार तो वॉमिटिंग के एपिसोड्स भी ज़्यादा होने लगते हैं। तो हम लोग पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि आपको कितना आपसे वर्क करा जा रहा है, आपको टायर्ड नहीं होना है, और अगर आप वर्क कर पा रहे हैं और लाइट वर्क कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए, लेकिन ऑन एंड ऑफ आप वर्क से थोड़ा लीव ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं, एज एंड देन रिक्वायर्ड। हमारा 3 महीना पूरा हो गया, 11 वीक्स, उसके बाद में हम पेशेंट को 12 वीक्स के स्कैन के लिए भेजते हैं। 12 वीक्स में जैसे हमने आगे अपनी एंटी स्कैन वाली वीडियो में भेजा, हम वही सारी चीज़ें देखेंगे। हम लोग दोनों बच्चों की एंटी देखेंगे। इसमें हम लोग सोनोग्राफी में ट्विन ए ट्विन बी ऐसा बोलते हैं, दोनों का एंटी देखेंगे, दो यूटेन आर्टरी रेजिस्टेंस देखेंगे, दोनों का डक्टस वेनोसस देखेंगे, दोनों का नेजल बोन देखेंगे, वो भी नॉर्मल आया। उसके बाद क्या हम लोग ट्विन्स में डबल मार्कर एडवाइस करेंगे? आपके सवाल पे मैं आती हूँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो वायबिलिटी स्कैन है और ग्रोथ है वो तो हम लोग अपनी सोनोग्राफी में मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, लेकिन आपने ये जो एंटी स्कैन की बात करी, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटी स्कैन में हम नेजल बोन एंटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ट्विन प्रेगनेंसीज में पर्टिकुलरली ये 12 वीक्स का स्कैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम डेटिंग स्कैन भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट ने नेचुरली ट्विंस कंसीव करे हैं और उनको पीरियड्स की तारीख नहीं पता है, तो ये जो एंटी स्कैन की जो रिपोर्ट होती है इससे हम उनकी डिलीवरी की डेट डिसाइड करते हैं। सेकंड थिंग है इसके इस समय हम उनका प्लेसेंटा स्टडी करते हैं, क्योंकि ये प्लेसेंटा सोनोग्राफिकली हमको ये बताते हैं कि वो कौन से टाइप के ट्विंस हैं। तो ये टाइप ऑफ ट्विन डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक्चुअली वायबिलिटी स्कैन के आसपास भी हमको आइडिया आ जाता है, बट एंटी स्कैन से हम उसको कंफर्म कर पाते हैं। एंड देयर आर 3 to 4 टाइप्स ऑफ ट्विंस है, क्योंकि इस पे हमारा आगे के जो 6 महीने का प्रेगनेंसी है उसका मैनेजमेंट और पूरा प्रोटोकॉल हमारा चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ ट्विन है। तो इसमें सबसे कॉमन जो ट्विन होता है वो बोलते हैं DCDA, मतलब डाइकोरियोनिक डाई अम्नियोटिक, मतलब 2 फीटस है, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की अपनी अलग प्लेसेंटा है और अपना अलग एमनियोटिक सैक है जिसमें वो डेवलप हो रहे हैं। सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है और ये सबसे ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन हम मानते हैं, सेफ होता है, जिसमें ओवरऑल जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है बहुत कम होते हैं। और ये हाँ, अगर हमको DCDA अपनी रिपोर्ट में दिखता है तो हम बहुत ही खुश होते हैं। सेकंड कॉमन जो देखने में आता है जिसको हम बोलते हैं मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक, मतलब यहाँ पे दोनों की प्लेसेंटा कॉमन है लेकिन दोनों के एमनियोटिक सैक अलग अलग है और दोनों की जो डेवलपिंग कॉर्ड है वो अलग अलग है। इसके भी ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन रेट कम होते हैं, लेकिन बाकी के जो 2 टाइप के ट्विंस होते हैं जिसमें हम समझते हैं कि मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक, मतलब उसमें एक ही कोरियन है, मतलब एक ही प्लेसेंटा और एक ही सैक में दोनों बच्चे डेवलप हो रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं 6-7वें महीने पे, जो हम बात कर ही रहे थे कि प्रीटर्म डिलीवरीज, डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ, और एक टाइप के ट्विंस होते हैं कंजॉइंट ट्विंस जो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। सपना ने जैसा बोला मोनो एमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक, वो ट्रू सेंस में आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक जैसे हर समय दिखते हैं। जो डायएमनियोटिक डाइकोरियोनिक होते हैं जिसमें 2 कोरियन और 2 एमनियन होते हैं, उसमें कभी कभी सेम जैसे भी आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, कभी कभी नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, उसको हम लोग फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं।
आपने ये जाइगोसिटी की बात तो कर ली, जाइगोसिटी के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। 12 वीक्स के स्कैन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सर्वाइकल लेंथ, जो हमने प्रीटर्म लेबर के बारे में बात किया था। क्या सारे ट्विंस में हमको सर्वाइकल स्टिच लेना चाहिए? कुछ डॉक्टर्स लेते हैं, कुछ नहीं लेते। हम क्यों नहीं लेते और हम क्या करते हैं? ये आपने बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या ट्विंस प्रेगनेंसी में सर्वाइकल स्टिच लेना है। तो अगेन हमने एंटी स्कैन करा लिया और जैसे आगे का सवाल था कि डबल मार्कर टेस्ट, जी हाँ, ट्विन प्रेगनेंसीज में भी डबल मार्कर टेस्ट कराया जाता है। तो सब कुछ हमारा नॉर्मल है। और अब जब हम 12 वीक्स का स्कैन कर रहे हैं तो हम सर्वाइकल लेंथ भी देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्स्टेट्रिशियन हमको सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही है। अगेन उनका पिछला हिस्ट्री कैसा है, अगर वो प्राइमरी पेशेंट है, नेचुरल कंसीव हुआ है, कोई हाई रिस्क नहीं है, मे बी ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स के साथ कंसीव हुआ है और सर्वाइकल लेंथ अच्छा है, मोर देन 2.5 सेंटीमीटर जो हमारा कट ऑफ है। मोस्टली इस 12 to 14 वीक्स के टाइम पे मोस्टली 3.5 मोर देन 3 सेंटीमीटर तो होता ही है। तो हमको कुछ नहीं करना है। हम 15 to 20 डेज़ के बाद जब वो हमारे पास चेकअप के लिए आएंगे तो हम उसको फिर से अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उनको काउंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट के कोई बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री है कि पहले उनके रिकरेंट मिसकैरेजेस हो चुके हैं और ख़ास तौर से सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर उनकी प्रीटर्म डिलीवरीज हो रही है, वो भले ही नेचुरली कंसीव थी और प्रीटर्म डिलीवरीज में उनके पास कोई लाइव बर्थ नहीं है और अब उनकी एज बढ़ गई थी और दूसरे कारणों की वजह से उन्होंने IVF प्रेगनेंसीज कराई है और अब उनको ट्विन प्रेगनेंसीज है, एज ज़्यादा है और पहले ऐसी हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली अगर इवन सर्वाइकल लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी है तो भी उनकी जो पास्ट हिस्ट्री है उसको ध्यान में रख के that patient is an indicated case for cervical stitch। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने बोला अगर किसी पेशेंट का IVF हुआ है, हम लोग IVF के पहले कभी कभी हम लोग प्री IVF हिस्ट्रोस्कोपी में केविटी एनहांसमेंट करते हैं। केविटी एनहांसमेंट का मतलब है या तो अगर ऊपर से सेप्टम होगा उसको हमने थोड़ा सा काटा होगा, सेप्टम रिसेक्शन किया होगा, या लेटरल में दोनों साइड में लेटरलाइजेशन करके लेटरल थोड़ा सा उसका केविटी का बढ़ाया होगा, या फिर उसको यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है जिसमें अंदर और ओवरऑल यूट्राइन केविटी की स्पेस कम है, या फिर उसको मोलिनल एब्नॉर्मेलिटी है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है। ऐसे केसेस में हम लोग बिना कोई इंडिकेशन के भी ट्विंस प्रेगनेंसी में हम लोग सर्वाइकल स्टिच लेते हैं, क्योंकि 28-30 वीक्स के बाद उसमें प्रीटर्म लेबर पेन होने के चांसेस रहते हैं। और जैसा सपना ने बोला, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है? प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ नेक्स्ट प्रीटर्म डिलीवरी। इसलिए अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी है, सर्वाइकल लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है, तो भी हम लोग इलेक्टिव स्टिच लेंगे। लेकिन अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पॉन्टेनियसली कंसीव्ड है या सिंपल खाली ओवुलेशन इंडक्शन से कंसीव्ड है, तो वो केसेस में हम लोग सीरियल सर्वाइकल लेंथ मॉनिटरिंग करते हैं एवरी 2 वीक्स ट्रांसवाजाइनली। और अगर वो जिस दिन 2.5 सेंटीमीटर के कम होती है उस दिन हम लोग पेशेंट को काउंसल करके उसमें सर्वाइकल स्टिच लेते हैं। हमने ये बात करी सर्वाइकल स्टिच की, इसलिए बात की क्योंकि ट्विंस में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन प्री टर्म डिलीवरी का होता है। इसके अलावा जो आपने जाइगोसिटी के ऊपर बात कर लिया अभी, अच्छा ये बताओ कि मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक हमारे लिए खतरे वाली चीज़ क्यों है? मोनोकोरियोनिक और मोनोएमनियोटिक, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि दोनों बच्चों की एक ही प्लेसेंटा है और एक ही एमनियोटिक सैक है, उनका बैग ऑफ वाटर एक ही है जिसमें वो डेवलप हो रहे हैं। तो इस तरह के प्रेगनेंसीज में काफ़ी सारे मेडिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और ख़ास तौर से इनमें डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ, मतलब एक बच्चे का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है और एक बच्चे का ग्रोथ बहुत कम हो रहा है। तो ये बहुत कॉमनली देखने में आया है। अगेन पॉलीहाइड्रोमिनास, पानी का जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो भाग है वो कई बार बहुत ज़्यादा होता है इस तरह के पेशेंट केसेस में। और तीसरी चीज़ ये है कि ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि दोनों बच्चों के बीच में कहीं ब्लड वेसल्स का कनेक्शन होता है, उनके खून के फ्लो में कनेक्शन होता है, जिसमें एक बच्चे को ज़्यादा ब्लड मिल रहा होता है और एक बच्चे को बहुत कम ब्लड मिल रहा होता है। तो इस तरह के केसेस होते हैं मोस्टली वो अर्ली स्टेज में प्रीटर्म लेबर में चले जाते हैं या फिर एक बच्चे का इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाता है और इस तरह के केसेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने में आते हैं। ऐसे पेशेंट्स मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक नॉर्मली 31-32 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी नहीं खींच सकती है, और वो पेशेंट्स में हमको 32 या 33 वीक जैसे ही बच्चे की मैच्योरिटी, लंग मैच्योरिटी कंप्लीट हो, स्टेरॉइड्स का कोर्स कंप्लीट हो और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, हमको तुरंत सीजर करके उसको बाहर निकाल लेना पड़ता है। अच्छा ये बताओ कि ट्विंस में जो फुल टर्म जो हम लोग सिंगलटन प्रेगनेंसी में बोलते हैं वो 40 वीक्स पे बोलते हैं, ट्विंस में क्या वो 40 वीक्स तक हम लोग वेट करते हैं या वो पहले हो जाता है? यहाँ पे देखिए एक बात समझने की ज़रूरत है कि बच्चेदानी में 2 बच्चे डेवलप हो रहे हैं,
तो बच्चेदानी का जो ओवरऑल स्ट्रेचिंग हो रहा है, उसके ऊपर जो भार पड़ रहा है, बच्चेदानी का मुंह ऑटोमेटिक खुलने लग जाता है, क्योंकि सर्विक्स के ऊपर लोड पड़ रहा है जैसे जैसे बच्चे ग्रो कर रहे हैं। तो इसीलिए वो नेचुरल ऐसा होता है कि लाइक 35-36 के वीक्स के आसपास उनकी सर्वाइकल लेंथ कम होने ही लगती है, हल्का हल्का लेबर पेन चालू होने ही लगता है। तो ट्विन प्रेगनेंसीज कभी भी 40 वीक्स तक पहुंच ही नहीं पाती है। दूसरी बात यह है कि ऐसा बोला जाता है कि ट्विन प्रेगनेंसीज में जो बच्चे वो थोड़े जल्दी मैच्योर भी हो जाते हैं, और लाइक 36-37 वीक्स के आसपास ही हम उनको मैच्योर मानते हैं। अच्छा, ये बताओ कि क्या ट्विंस में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के हिसाब से और ज़्यादा खाना खाना चाहिए? नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि एक सिंगलटन प्रेगनेंसी में एक मदर की केवल 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, और उस हिसाब से अगर हम गिने तो 500 कैलोरीज हमको एक्स्ट्रा अप्रॉक्सीमेटली लेने की ज़रूरत है। बट इसमें हमारे लिए जो हमारे सप्लीमेंट्स है, खास तौर से आयरन, कैल्शियम, ये प्रोटीन और ये सब चीज़ें थोड़ी हमारी डोज बढ़ जाती है, क्योंकि मदर से दोनों बच्चे अपनी रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली सप्लीमेंट्स रेगुलर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार पेशेंट्स बहुत ज़्यादा फंसी होती हैं, वो रूटीन टैबलेट्स भी नहीं ले पाती है, तो उनको काउंसिल करना पड़ता है इन सब चीज़ के लिए। क्या ट्विंस में फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट सिंगल प्रेगनेंसी से ज़्यादा होती है? जैसे आपने पहले भी पूछा, वो होती है, लेकिन हमारी जो आयरन की टैबलेट्स है उनमें भी फॉलिक एसिड होता है, हमारी विटामिन B12 की भी टैबलेट्स हम देते हैं, उनमें भी फॉलिक एसिड होता है। तो किसी न किसी फॉर्म में हम उनको ऑलरेडी सप्लीमेंट कर ही रहे हैं। तो ट्विंस में बच्चा किक करना कब स्टार्ट करते हैं, कौन से वीक्स पे स्टार्ट करते हैं? रूटीन जैसे हमारे प्राइमरी पेशेंट्स होते हैं जिनका फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है, ऐसा बोलते हैं उनको अराउंड 20 to 22 वीक्स के आसपास पता पड़ता है। और जो हमारे जो सेकंड टाइम वाली जिनको प्रेगनेंसीज होती है, कि जिनको ऑलरेडी एक डिलीवरी हो चुकी है, उनको लगभग 18 वीक्स के आसपास पता पड़ता है। और ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी से तो 2 बच्चे जब हिल रहे हैं तो हाथ पैर हिलाना थोड़ा जल्दी ही पता पड़ेगा, अराउंड 18 to 20 वीक्स। तो ट्विंस में मतलब ऐसा है कि ज़्यादा फीटल मूवमेंट होता है, इससे थोड़ा सा उनको 1-2 हफ्ते जल्दी पता चल सकता है। अच्छा, ये बताओ कि सबसे बेस्ट आपने बताया था मोनो एमनियोटिक, डाई एमनियोटिक डाईक्रोनिक प्रेगनेंसी हमारे लिए सबसे सेफ प्रेगनेंसी है। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ट्विंस में हम लोग डिलीवरी कैसे कराते हैं? ट्विंस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? क्या फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका हम लोग रूट ऑफ डिलीवरी कैसे करेंगे? जी, अभी क्योंकि दर्शक भी हमसे यही जानना चाहते हैं कि अब मुझे तो 2 बच्चे रह गए, ट्विंस रह गए, और मेरा डिलीवरी का क्या मेरा सीजर ही होगा? ये सवाल सबके मन में होता है, इनफैक्ट पेरेंट्स के मन में भी होता है। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये सब पूरा इस बात पे डिपेंड करता है आपकी IVF प्रेगनेंसी है, एज ग्रुप क्या है, और आपका प्रेगनेंसी का पीरियड कैसा निकल रहा है। तो ये सब हमको पूरा ध्यान में रखना पड़ता है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मदर और फीटस दोनों को हम बात करेंगे अलग अलग। मदर की बात करेंगे, मदर का कोई सूजन नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई उनको डायबिटीज़ डिटेक्ट नहीं हुआ है, वो हेल्दी है और अच्छे से प्रेगनेंसी हमारी ग्रो कर रही है। अब हम फीटस की बात करेंगे तो फीटस के दोनों का ग्रोथ ठीक ठीक हो रहा है, उनका वजन भी ठीक ठाक बढ़ गया है, और पानी का भाग एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों बच्चों में एमनियोटिक फ्लूइड बराबर है कि नहीं। मॉडरेट एवरेज भी चलेगा, बट वो बराबर है, क्योंकि सीवियर ओलिगोहाइड्रोमिनास होगा तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा ग्रोथ स्कैन और डॉपलर स्कैन क्या कह रहा है कि बच्चों के जो ब्लड सप्लाई है, दोनों फीटसेस के माइंड में, ब्रेन में और अम्बिलिकल आर्टरी में जो ब्लड सप्लाई है, उनकी नाल के थ्रू जो ब्लड सप्लाई है वो बराबर है कि नहीं। तो डॉपलर पैरामीटर्स जिसमें हम CP रेशियो की बात करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जिसमें हम बच्चे के पानी के भाग का बात करते हैं, और मैटरनल हाई रिस्क फैक्टर कुछ है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को असेस करते हैं। डॉपलर नॉर्मल है, पानी अच्छा है, मदर नॉर्मल है, कोई हाई रिस्क फैक्टर्स है नहीं, ग्रोथ अच्छा चल रहा है, तो हम लोग 36-37 वीक्स तक आराम से प्रेगनेंसी को प्रोग्रेस करने देते हैं और हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। अगर फर्स्ट ट्विन का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, मतलब जो पहला बच्चा है ट्विन जो नीचे है उसका माथा नीचे की साइड है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। मतलब अगर मोनो डाई एमनियोटिक डाईकोरियोनिक में और मोनो कोरियोनिक डाईएमनियोटिक में अगर पहला बच्चा वर्टेक्स है तो ही हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं, लेकिन मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक में नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल बिल्कुल नहीं दे सकते, उसमें सीजर ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्विन प्रेगनेंसी है और प्रीवियस सीजर है तो कोई भी केस में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं दे सकते। अगर हमने सर्वाइकल स्टिच लिया हुआ है
तो भी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते। अगर प्रीवियस आईवीएफ है, प्रीवियस सेप्टम रिसेक्शन है, प्रीवियस मायोमेक्टोमी है ट्विंस में, तो भी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते। ये सब इंडिविजुअलाइज फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग वेट करते हैं। अच्छा, आपने बता दिया पहला वर्टेक्स है तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कर सकते हैं। तो फिर अगर दूसरा बच्चा ट्विंस का पहला वर्टेक्स से डिलीवर हो गया और दूसरा ब्रीच मतलब उल्टा आ रहा है, तो उसमें हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं? देखिए, इसमें मैं दर्शकों को थोड़ा समझाना चाहूँगी कि ट्विन डिलीवरी कैसे होती है, दो बच्चों की डिलीवरी कैसे होती है। कि भाई पेशेंट लेबर पेन के साथ आई है और हम उनका पर विजाइनल एग्जामिनेशन हम चेकअप करते हैं। चेकअप करके हम असेस करते हैं कि डायलिटेशन कितना हुआ, हमारा जो रूटीन बिशप स्कोर है वो कर हम देखते हैं। अगर बैक ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर हुआ और पहले बच्चे का प्रेजेंटेशन क्या है। हो सकता है कल हमने उसको देखा था वो ब्रीच प्रेजेंटेशन था, उल्टा था, लेकिन लेबर पेन में अगर वो आ रही है और उस समय एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन पहले बच्चे का प्रेजेंटेशन का मतलब है कि पहले बच्चे का माथा है कि हिप्स के भाग है। तो अगर पहले बच्चे का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है और बच्चा अगर हमने अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है, हमने ड्रिप चालू कर रखी है, बच्चे डायलिटेशन हो रहा है, बच्चा नीचे खसक रहा है और पहले बच्चे की डिलीवरी हो गई, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉर्ड को क्लैम्प करते हैं, बच्चे को सेपरेट करते हैं, जो पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर करते हैं। अब हम दूसरे बच्चे के लिए फिर से हमारा पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके हम उसकी पोजीशन असेस करते हैं। अब हो सकता है कि वो वर्टेक्स हो सकता है कि वो ब्रीच हो। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो फिर से हम उसका बैक ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर करेंगे, ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे और उसकी डिलीवरी के लिए वेट करेंगे। लेकिन अगर वो ब्रीच प्रेजेंटेशन भी है तो उस तरह के केसेस में हम लोग हाथ डाल के बच्चे को घुमाने का प्रोसेस कर सकते हैं, उसकी कोशिश कर सकते हैं, और जिसको हम बोलते हैं इंटरनल पोडालिक वर्जन। आपने बोला कि हम लोग पहले बच्चे के बाद दूसरे बच्चे का मेम्ब्रेन रप्चर करेंगे, तो पहले बच्चे के और दूसरे बच्चे के बीच में हम लोग कितना देर तक वेट कर सकते हैं? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा? कभी कभी सपोज आधे घंटे तक डिलीवरी नहीं हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे? देखिए, इसमें सब कुछ ऐसा नहीं है कि रूल ऑफ बुक की तरह चलना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहला बच्चा डिलीवर हो गया है और उसके बाद हमने जैसी पोजीशन असेस करें, बच्चे का हार्ट बीट चेक कर रहे हैं, फीटल हार्ट रेट, कि दूसरे बच्चा कितना स्ट्रेस में है। उसके बैक ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर करके हम चेक कर रहे हैं कि कोई मिकोनियम लाइकर है कि नहीं, मिकोनियम मतलब उसे कोई लेट्रिन तो नहीं कर दी है। अगेन बच्चे का, और हम प्रोग्रेस ऑफ लेबर देख रहे हैं कि हेड हम फिक्स कर रहे हैं और उसके बाद हमारा प्रोग्रेस ऑफ लेबर, तो विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर के अंदर, मोस्टली 30 मिनट्स हम मान के चलते हैं कि उसमें हम सेकंड बच्चे की डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जितना हम लेट करेंगे दूसरे बच्चे का स्ट्रेस हो सकता है, उसका धबकारा, हार्ट बीट कम हो सकता है, उसको फीटल स्ट्रेस हो सकता है। आपने बोला कि हम लोग दूसरे बच्चे के लिए वेट करेंगे। सपोज मेम्ब्रेन रप्चर करते टाइम पे दूसरे बच्चे का हाथ बाहर आ गया, जिसको हम लोग हमारी भाषा में हैंड प्रोलैप्स बोलते हैं, तो वो केस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है क्या? हाथ को अंदर रिपोजिट करके नॉर्मल डिलीवरी करने का ट्राई करेंगे या फिर हम लोग पेशेंट को डायरेक्ट काउंसिल करके सीजर में लेंगे? यहाँ पे हम कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट कंडीशन हो गया है। इमीडिएटली हम इन्फॉर्म करेंगे क्योंकि सीजर की तैयारी में भी हमको हाफ एन आवर लग जाएगा। पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करेंगे, एनेस्थीसिया देंगे, ओपन करेंगे, इसलिए हमको यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करना है। तुरंत हमको असेस करना है, बच्चा अगर ठीक है तो डिलीवरी करानी है और ठीक नहीं है तो हमको आगे बढ़ना है। कोई भी केस पे हम लोग हैंड प्रोलैप्स का नॉर्मल डिलीवरी एक अच्छे लाइव बेबी के साथ नहीं कर सकते। आईयूएफडी है तो अलग चीज़ है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। अच्छा, जब आप ये बात कर रहे थे कि हम लोग ट्विंस का नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे, इसलिए जब मैं अपनी ओपीडी में काउंसिल करता हूँ कि जब कोई बोलता है कि फर्स्ट वर्टेक्स है तो नॉर्मल डिलीवरी, कभी कभी हमको सेकेंड बेबी के लिए भी हमको सीजर करना पड़ता है, फीटल डिस्ट्रेस हो या ब्लीडिंग ज़्यादा चालू हो गया हो या वो हैंड प्रोलैप्स हो गया हो। इसलिए अगर प्रेशस प्रेगनेंसी होती है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि हमको उसका नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है, सीजर ही करना है। अच्छा, क्या ट्विंस प्रेगनेंसी में ज़्यादा पेन होता है फीमेल को नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे, नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब लेबर पेन होता है तो वो तो कॉन्ट्रैक्शंस आते ही हैं, तो नॉर्मल हो या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, ट्विन हो, उसमें सेम ही रहने वाला है। ओनली थिंग इज़ कि उनका एब्डोमिनल डिस्टेंशन ज़्यादा होता है, 2 बच्चे हैं, उनका पानी का बहाव ज़्यादा होता है, तो इस तरह के फीमेल्स को थर्ड ट्राइमेस्टर में काफ़ी तकलीफ होती है। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन ज़्यादा है, पानी का भाग ज़्यादा है, तो उससे एक स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन होता है जिससे हर एक ऑब्स्टेट्रिशियन की नींद खराब होती है डिलीवरी के बाद। एटोनिक पीपीएच ट्विंस में बहुत बहुत कॉमन है और वो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन से काम करना पड़ता है, बहुत अच्छे से प्लेसेंटा डिलीवर करानी पड़ती है। अच्छा, क्या सीजर ज़्यादा सेफ है ट्विंस प्रेगनेंसी के लिए? सिजेरियन सेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सब कुछ प्लान कर रहे हैं।
अभी ट्विन पे नॉर्मल डिलीवरी जब हम करा रहे हैं तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के साथ जब हमने अपनी ड्रिप ऑक्सीटोसिन ड्रिप चालू करी है और हमने पार्टोग्राम प्लॉट करना शुरू करा है, तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि कितनी देर में डायलिटेशन होगा, बच्चा डिसेंड करेगा, माथा नीचे आएगा नहीं आएगा, तो ये सब प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। बट जब सिजेरियन सेक्शन होता है तो सब कुछ प्लान तरीके से, एनेस्थीसिया एनेस्थेटिस्ट भी अवेलेबल है, पीडियाट्रिशियन का भी हमारे पास बैकअप है। बच्चे को अगर कोई कारण से अगर बच्चा नहीं रोता है या एनआईसीयू एडमिशन की ज़रूरत है तो वो भी हमने बैकअप में ले रखा है। तो ये सारी चीज़ें हम प्लान करके कर रहे होते हैं। अगेन जब हम सीजर कर रहे हैं वो वर्टेक्स है, वो ट्रांसफर्स है, वो सिंगल एमनियोटिक सैक है, मोनोकोरियोनिक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोगों के सामने है और जैसा भी है हम सीजेरियन में ज़्यादा अच्छे से उसको हैंडल कर पाते हैं। आपने पहले यूज एक टर्म किया था वैनिशिंग ट्विंस। अगर हमने 11, 8, 9, 10 वीक्स तक देखा कि दोनों बच्चे का ग्रोथ अच्छा है, सडनली 12 वीक्स, 13 वीक्स, 14 वीक्स पे एक बच्चे का अनफॉर्चुनेट डिवाइस हो जाता है, IUFD हो जाता है और एक ही बच्चा रहता है, उस केस में हम लोग पेशेंट को क्या काउंसल करेंगे? कुछ भी नहीं करना है। कई बार 8 वीक्स, 12 वीक्स, इवन 24 वीक्स पे भी देखा गया है। तो इस तरह के केसेस में हम लोग कुछ नहीं करते, सेकंड बेबी को ग्रो करने देते हैं। ओनली थिंग इज़ कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हो जाती हैं और इसको हमको ज़्यादा हमारी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और कुछ एक्स्ट्रा ब्लड टेस्ट भी हमको कई बार कराने पड़ते हैं उस चीज़ के लिए। अगेन पुराने ज़माने में जब सोनोग्राफी अवेलेबल नहीं थी, इनफैक्ट जब मैं खुद भी अपनी पढ़ाई कर रही थी तो कई बार हमने एक बच्चे की डिलीवरी करा ली और प्लेसेंटा जब हम डिलीवर कराने जा रहे हैं कई बार एक दूसरा पैपीरेशियस फीटस की तरह वो निकल के आता है, जो कभी क्योंकि उस पेशेंट ने कभी कोई सोनोग्राफी करा ही नहीं है तो ये कभी डायग्नोसिस हुआ ही नहीं कि वहाँ पे ट्विंस थे और एक वैनिश हो गया और एकदम पेपर की तरह हो जाते हैं। इसको हम पैपीरेशियस फीटस बोलते हैं, पतले पेपर की तरह अंदर से एक दूसरा फीटस भी निकलता है। तो ऐसे केसेस हो रखे हैं पहले और इससे दूसरे बच्चे को लगभग कोई खतरा नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में अगर एक बच्चे का डिमाइस हो जाता है ट्विंस में से तो उसको 99% दूसरे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है और जितना अर्ली इन द प्रेगनेंसी डिमाइस होता है उतना प्रेगनेंसी अच्छा निकलता है। जितना लेट प्रेगनेंसी सपोज 21, 22, 24 वीक्स पे सपोज एक बच्चे का डिमाइस हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी हमारे लिए ज़्यादा हाई रिस्क हो जाती है और उसमें जैसा सपना ने बोला हर 10 से 15 दिन में हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं। वो ब्लड टेस्ट बेसिकली हम लोग कोएगुलेशन प्रोफाइल करवाते हैं, SGPT करवाते हैं कि मदर हेल्प सिंड्रोम में तो नहीं जा रही, तो क्योंकि जब तक वो सारे सिम्टम्स नॉर्मल है हमको कुछ भी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा तो डिमाइस हो गया है तो हमको दूसरे बच्चे को जितना ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है उतना ज़्यादा होने देना है। हालांकि एक बच्चे के डिमाइस के बाद बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 1.5 या 2 महीने से ज़्यादा प्रेगनेंसी को नहीं खींच पाते। हम लोगों ने एक पेशेंट किया था ऐसा 24 वीक्स पे हमारा डिमाइस एक बच्चे का हो गया था तो हम लोग 30 वीक्स के आसपास हमने वो प्रेगनेंसी को खींचा था और उसके बाद हमने उसका इमरजेंसी में डिलीवरी करवाना पड़ा था। वो लेबर के साथ आ गई थी, दोनों माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ थे। क्या ब्रेस्ट फीडिंग में ट्विंस में माँ को तकलीफ होती है? ब्रेस्ट फीडिंग में अलग से कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यह है कि कई बार माँ का जो दूध है दोनों बच्चों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा कम पड़ता है, तो उस तरह के केसेस में टॉप फीडिंग कराना पड़ सकता है। अगर शुरुआत से ही ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से कराई जाए, दोनों ब्रेस्ट से कराई जाए, दोनों बच्चों को कराई जाए तो मोस्टली कोई इश्यूज़ नहीं आते। ओनली थिंग इज़ कि वो टॉप अप करते रहना पड़ेगा अगर बच्चों की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। चूँकि ट्विंस में बहुत सारे बच्चे प्री टर्म डिलीवर होते हैं 28, 29, 30 वीक्स पे, इसलिए हो सकता है शुरू का 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बच्चे माँ के पास नहीं रहे। वो जो सेपरेशन का जो पीरियड होता है उसके कारण ब्रेस्ट फीडिंग के एस्टेब्लिशमेंट में थोड़ा सा तकलीफ होता है। हमारे एक्सपीरियंस में अगर बच्चे शुरू से माँ के पास रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर हो, तो वो पेशेंट्स में ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा रिलेटिवली ईजी होती है बनस्पत के जो बच्चे NICU में रहे हैं। इसके अलावा आप ट्विंस में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेंगे? ट्विन प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह सोचना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। ओनली थिंग इसके आपके फ्रीक्वेंट चेकअप्स होंगे, डाइट का विशेष ध्यान रखना है, अपने सप्लीमेंट्स का ध्यान रखना है और खासतौर से आयरन टाइम टू टाइम हीमोग्लोबिन चेक करा के, और अगर आप हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन के इंजेक्शंस भी ऐड ऑन करना चाहिए। और ट्विन प्रेगनेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के ऊपर आप अपना विश्वास रखिए। नॉर्मल डिलीवरी की जिद्दी मत करिए, वो आपके केस के हिसाब से क्या अप्रोप्रिएट होगा उस हिसाब से अपनी पूरी काउंसलिंग लीजिए। हमने एक सर्वाइकल स्टिच के बारे में बात किया था। जिस पेशेंट में हमने सर्वाइकल स्टिच लिया है तो ट्विंस में वो सर्वाइकल स्टिच हम लोग इलेक्टिवली कब निकालेंगे, कौन से वीक्स पे निकाल देते हैं?
रूटीन में हमारे लिए बेस्ट टाइम होता है 14 टू 18 वीक्स के आसपास निकालना। ओके ओके, सर्वाइकल स्टेज जो लेने की बात अगर करें तो 14 टू 16 या 16 टू 18 वीक्स की बात ले। हाँ, निकालने की बात करें तो हम लोग वही 36 वीक्स के आसपास वी विल टेक अ कॉल। अगर पेशेंट आपके पास 32 वीक्स के बाद बार बार पेन करके नहीं आ रही है तो हम लोग 36 वीक्स तक वेट करेंगे। लेकिन अगर वो बार बार लो बैक पेन, वाइट डिस्चार्ज, लो ग्नोइंग, स्लो एब्डोमिनल पेन करके आती है तो आप 34 वीक्स पे कॉल लेके उसको निकाल दें, क्योंकि सर्वाइकल स्टेज 34 वीक्स के बाद ट्विंस में इतना ज़्यादा काम का नहीं रहता है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर वो लेवर के साथ आया और वो सर्वाइकल स्टेज कट गया तो वो सर्विक्स को फाड़ के बाहर निकलेगा और ब्लीडिंग होगी टोरेंशियल। नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं होगी, पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोग सर्वाइकल स्टेज उसका जल्दी निकाल लेंगे। तो ये था हमारा ट्विंस के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। आपको हमारा सेशन कैसा लगा हमको मैसेज करके ज़रूर बताएं और चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।